नमस्कार दोस्तों किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, लेखपाल के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाचन तंत्र के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र में मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में हम क्या देखते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखते हैं दोस्तों ये पाचन तंत्र। पाचन हम किसका करते हैं, पाचन क्या होता है। पाचन तंत्र में क्या करते हैं हम, जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र कार्य करता है। भोजन ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र कार्य करता है, जिसके अनेक अंग होते हैं और ग्रंथियां होती हैं। अनेक अंग और ग्रंथियां होती हैं। ये क्या करती हैं, सब मिलकर एक साथ कार्य करती हैं। तो फिर क्या होता है, इन सब का जो संयुक्त रूप होता है हम उसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। इसमें क्या क्या होते हैं, अनेक अंग होते हैं और ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, इन सब के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, जो ग्रंथियां और अंग होते हैं इन सब के सम्मिलित रूप को हम पाचन तंत्र कहते हैं। इसका कार्य कहाँ से होता है स्टार्ट, भोजन ग्रहण से लेके मल त्याग तक, किसमें, पाचन तंत्र में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखो ये हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। देखो दोस्तों, इसे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। ये आपका जो पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, पाचन तंत्र जो है हमारा मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे दांत जो हैं, दांत, जीभ, मुख में कौन कौन से भाग हैं पाचन तंत्र के हमारे, तालु, जीभ, दांत, अलजीवा। ये क्या करते हैं, मुंह में हम जब कोई भोजन चबाते हैं तो फिर वो उसको हमारी जीभ और दांत जो चबाते हैं, यहाँ से हमारा पाचन तंत्र स्टार्ट होता है। फिर कहाँ जाती हैं, हमारी लार ग्रंथियाँ मिलती हैं। लार ग्रंथियाँ हमारी कहाँ से निकलती हैं, अधोजीवा से, अवचुंबकी से, कर्णपूर्वा से, यहाँ से लार ग्रंथियाँ निकलती हैं। फिर इसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी के बाद कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद कहाँ जाता है, आमाशय के बाद अग्नाशय और अग्नाशय वाहिनियाँ होती हैं। फिर क्या होती हैं, ये पित्ताशय, यकृत और पित्त वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ से भी रस निकल के हमारे भोजन में मिलते हैं। फिर ये हमारी किस में जाती है, छोटी आंत में जाता है भोजन हमारा। छोटी आंत में क्या होती है, ग्रहिणी, अंग क्षुद्राणी और क्षुद्रांत, ये चीज़ें हमारी छोटी आंत में होती हैं। फिर इसके बाद हमारा भोजन कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भी जो भी अवशोषण होता है, इनका अवशोषण होके फिर कहाँ चला जाता है, मलाशय द्वार में चला जाता है। भोजन हमारा मुख से स्टार्ट होके बड़ी आंत में जाके मलाशय द्वार तक इसका पाचन होता है। ठीक है, जैसे देखो ये तो हिंदी में था। अब इंग्लिश में हमारा मुंह में कहाँ होता है, हमारी लार जो होती है स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, ये टंग होती हैं। ठीक है, जीभ से भी हमारी क्या लार निकलती है। और क्या है, इपीग्लाइटिस है, इसोफेगस है। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टमक है। फिर क्या है, लीवर है, पैनक्रियाज है। ठीक है, गाल ब्लैडर, ड्यूड्रम है। इसके बाद फिर इलियम, इलियम में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम होता है।
फिर क्या होता है कॉटन, और ये रेक्टम में पहुंच जाता है। ये हमारी अपेंडिक्स है, ठीक है। और ये सेरम है, सेरम। सेरम कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो किरण क्लासेस को यूट्यूब पर ज्वाइन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, पाचन का क्या मतलब होता है? अभी तो हम पाचन तंत्र के बारे में देख रहे थे। इन सब के सम्मिलित रूप को, जैसे आपका माउथ, मुंह हो गया, ग्लैंड्स हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब मिला के क्या करते हैं? पाचन तंत्र बनाते हैं। पाचन क्या होता है? पाचन ये है कि जैसे कोई भी जटिल पोषक पदार्थ बड़े अणुओं को रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके तो हम बड़े बड़े टुकड़े खा लेते हैं, कभी कभी हम बहुत कठोर चीज़ भी खा लेते हैं। तो उनका पाचन कैसे होता है? उनका पाचन, हमारे जो जटिल पोषक तत्व हैं वो बड़े अणुओं को पहले छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, ठीक है। फिर एंजाइम के सहायता से उनको सरल और घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करके पाचन की क्रिया करते हैं। जो हम आहार लेते हैं उनका मुख्य घटक क्या है? जो हम आहार खाते हैं उसका विशेष घटक क्या है? या तो हमें प्रोटीन की प्राप्ति होगी, या तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी, वसा की प्राप्ति हो सकती है, विटामिन्स की, खनिज, लवण और जल। ये हमारे आहार विशेष के जो प्रमुख घटक हैं। आहार विशेष के अगर प्रमुख घटक पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? आहार के हमारे जो प्रमुख घटक हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आहार नाल। आहार नाल में हमारे कौन कौन से आते हैं? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारा कौन कौन सा अंग काम करता है, कौन कौन से हमारे शरीर के उसमें पार्ट हिस्से लेते हैं, कौन कौन से हमारे अंग काम करते हैं आहार नाल में। आहार नाल को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और आहार नाल का दूसरा नाम क्या है? पोषण नाल। आहार नाल का दूसरा नाम क्या है? पोषण नाल। क्या है? पोषण नाल। अगर आहार नाल की वजह से ही हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे क्या क्या पोषक तत्व चाहिए, इससे ही हमारे शरीर में प्राप्त होते हैं। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई अगर कोई पूछ लिया जाए कितने मीटर होती है? 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के जो प्रमुख भाग हैं ये इस तरह से हैं। आहार नाल हमारा मुख से स्टार्ट होता है, मुख के बाद ग्रसनी में हमारा भोजन जाता है, फिर ग्रास नली में जाता है, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मल द्वार में। आहार नली में कौन से तत्व शामिल नहीं है? अगर आ गया, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि आहार नली निम्न में से आहार नली में सम्मिलित नहीं है, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अग्नाशय, तो आप क्या बताएंगे? जैसे अग्नाशय हो गया, यकृत हो गया, ये हमारे भोजन पचाने में मदद करते हैं। ये निकालते हैं, रस निकालते हैं। जैसे पित्ताशय हमारा पित्त रस निकालता है, अग्नाशय भी हमारा रस निकालता है, जिससे हमारे भोजन में को पचाने में मदद मिलती है। लेकिन वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल है उसका भाग नहीं होते हैं, ठीक है।
अब पाचन ग्रंथियों की बात करते हैं तो यह 3 प्रकार की होती हैं। जो पाचन ग्रंथियां हैं वो हमारे 3 प्रकार की होती हैं। पहले नंबर की तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे कहाँ होती है? मुंह में ही, मुख में से ही हमारे लार ग्रंथियां होती हैं। और दूसरा क्या है? यकृत ग्रंथि। तीसरा है अग्नाशय ग्रंथि। ग्रंथियां कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की। कौन कौन सी? लार ग्रंथि होती है, दूसरा होती है अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। ये ग्रंथियां 3 तरह की होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों पाचन प्रक्रिया। पाचन प्रक्रिया में क्या होता है? पाचन प्रक्रिया में जठरी रस जो है, जठरी रस कहाँ से निकलता है? हमारे जठरी रस के 2 और एंजाइम होते हैं जिनको एमाइलेज और लाइपेज कहते हैं। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को गलाता है। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कार्बोहाइड्रेट को गलाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट को गलाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? एमाइलेज। और उसी तरह से पूछा जाए कि वसा को गलाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो वसा को गलाने के लिए आपका लाइपेज एंजाइम मदद करता है। इससे दूध फाड़ने वाला एक एंजाइम रेनिन होता है। हमारी पाचन प्रक्रिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम रेनिन है। रेनिन का दूसरा क्या होता है? इसे दूध फाड़ने वाला एंजाइम भी कहते हैं। रेनिन को क्या कहते हैं? रेनिन का दूसरा नाम क्या है? दूध फाड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, आगे देखते हैं पाचन प्रक्रिया में जो मुख एवं आहार से दांतों को चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है और लार में मिलता है, तो इसमें टाइलिन नाम का एक एंजाइम मिला रहता है। अब टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो पाया जाता है हमारी लार में पाया जाता है। ठीक है, लार ये क्या करती है? जो हम मुंह में अपने भोजन को चबाते हैं तो दांतों द्वारा चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं, तो इसमें टाइलिन एंजाइम मिलके पाचन प्रक्रिया में उसकी मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं पाचन प्रक्रिया में कौन सा? अग्नाशय रस के एंजाइम। अग्नाशय रस से जो हमारे अग्नाशय है इसे हम पैनक्रियाज कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के जो भी एंजाइम हैं भाग लेते हैं वो कौन कौन से हैं? जो हमारे पैनक्रियाज के एंजाइम हैं, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देने वाला एंजाइम ट्राइप्सिन कहलाता है। जो अमीनो अम्ल का, अगर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देने वाला एंजाइम ट्राइप्सिन कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जा गया कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में किसकी सहायता से बदला जाता है, कौन सा एंजाइम है? आपका दे दिया गया लाइपेज, ट्राइप्सिन। इस तरह के ऑप्शन आ गए तो आप क्या बताओगे? ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन जो है हमारे प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। वो प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? प्रोटीन को ट्रिप्सिन में तोड़ देता है। प्रोटीन को क्या करता है? एमिनो एसिड में तोड़ देता है, एमिनो अम्ल। किसकी मदद से? ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से। जो एमाइलेज होता है भी आपको हमने बताया था क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट की क्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट पचाने में कार्य करता है। ये क्या करता है? स्टार्च और गन्ने की शर्करा जो है, स्टार्च और गन्ने की शर्करा को माल्टोज में बदल देती है और आगे चलकर एक ग्लूकोज का रूप ले लेती है। जो हमारी ये एमाइलेज है ना, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। ठीक है, ये स्टार्च और गन्ने की शर्कराओं को माल्टोज में तोड़ देता है जो आगे चलकर ग्लूकोज का रूप ले लेती हैं।
उसी तरह से हमारा लाइपेज जो है, लाइपेज एंजाइम जो है वसा को फैटी एसिड जो है इसको ग्लिसरीन में विभाजित कर जाता है। क्या करता है? वसा को ग्लिसरीन में विभाजित करता है। रेनिन, अभी आपको हमने बताया था पहले, रेनिन एंजाइम जो होता है दूध को फाड़ता है। अब इसमें आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम किसकी मदद से, किस एंजाइम की मदद से चेंज किया जाता करता है हमारा शरीर। तो एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। उसी तरह से आ गया हमारा लाइपेज। लाइपेज जो है हमारे क्या करता है? वसा को किस में बदलता है? ग्लिसरीन में। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा को ग्लिसरीन में बदल देता है। ठीक है। रेनिन, दूध को फाड़ने वाला कौन सा एंजाइम है? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेता है दूध को फाड़ने वाला कौन सा एंजाइम है, तो वह है रेनिन। ठीक है। और प्रोटीन का जो इम्यूनो एसिड में तोड़ने वाला कौन सा है? ट्रिप्सिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे सवालों इससे बन जाते हैं आपके भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो हमारा पित्ताशय है पाचन प्रक्रिया में, पित्ताशय जो है ऊपर के दाहिनी भाग में यकृत के बारे में क्या कहा जाता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर, यकृत है। ठीक है। वहाँ क्या होता है? पित्त का निर्माण होता है। वो पित्त पित्ताशय में जाकर एकत्रित हो जाता है और पाचन के समय एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुँचता है और यकृत से सीधा ग्रहणी में भी पहुँच सकता है। यह हरे गाढ़े रंग का तरल पदार्थ होता है। वसा के पाचन में इससे सहायता मिलती है। जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक है। और किस चीज़ का, पित्ताशय का निर्माण किस भाग में होता है? अगर क्वेश्चन आ गया किस पित्ताशय का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, आपको ऑप्शन में आ गया यकृत या लीवर। लीवर को ही यकृत कहते हैं, यकृत या लीवर। पैनक्रियाज या आमाशय, इस तरह के आ गया, या ग्रसनी। तो आपको आ गया ऑप्शन में कि पित्ताशय का निर्माण किससे होता है, तो आप क्या बताओगे? पित्ताशय का निर्माण हमारे यकृत में होता है। ठीक है। और पित्ताशय हमारे शरीर में किस लिए उपयोगी है? पित्ताशय हमारे शरीर में वसा के पाचन के लिए उपयोगी है। ठीक है। इसके बाद हमारी हैं स्पिंटर्स। स्पिंटर्स को क्या कहते हैं? ये संवर्णी पेशियाँ होती हैं, पेशी। ठीक है। संवर्णी पेशियाँ जो होती है विभिन्न स्तर पर भोजन, पाचित भोजन रस व अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती हैं। जो हमारा भोजन पचा हुआ है या हमने भोजन जो ज़्यादा ग्रहण कर लिया या खा लिया, उसमें से भोजन से जो रस निकला है या अवशिष्ट गतियां हैं, इन सबको नियंत्रित करने का काम क्या करती हैं? हमारी संवर्णी पेशियां करती हैं। अब ये देखो, हम आपको संवर्णी पेशियां दिखाते हैं। ये देखिए आपका संवर्णी पेशियां यहाँ पे हैं आपकी, और ये किससे? आपके आमाशय से जुड़ी हुई हैं। आमाशय को हम क्या कहते हैं? स्टमक। ये हमारे स्टमक में जुड़ी हुई हैं, ऊपर और नीचे। ये कौन सी कोशिकाएं हैं? स्पिंचर्स। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दांत के बारे में कहा जाता है कि दांत भी हमारे पाचन में सहायता करते हैं।
दांत कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में? 32 दांत होते हैं। जो ऊपर वाला भाग है इसमें 16 दांत होते हैं और नीचे वाले में भी 16 दांत होते हैं। और दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रंध्रक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ये देखें हमारी इमेज में आपके दांत के ये 4 पार्ट। ये देखो, ये एक तो ऊपर का है ये, ठीक है। ये रूट और नेक तो ये हमारे दांत के पार्ट नहीं है। और एक है इसमें कैनिन। कैनिन जो है हमारे दांत का पार्ट है। और इंसिजर्स ये भी हमारे दांत का भाग है। प्रीमोलर्स, मोलर्स, इनेमल ये सब जो है हमारे दांत के भाग हैं। ये क्या है? हमारे 4 भाग होते हैं वैसे। मोलर, प्रीमोलर, ठीक है, ये दोनों एक भाग हैं। और क्या है? कैनिन एक भाग है। और इंसिजर्स, इंसिजर्स जो है नंबर 1 इंसिजर, दूसरा नंबर कैनिन, तीसरा प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये 4 भाग हो गए हमारे, ठीक है। ये हमारे दांत ऐसे होते हैं। इसकी इमेज थी, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं ग्रसनी। ग्रसनी को हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ होती है? हमारे गले में। गले में क्या होती है? फेरिंग्स। ये फेरिंग्स का क्या काम है? ये हमारे भोजन को सही रास्ते पे ले जाने का काम करती है, ठीक है। एक होती है हवा वाली, वो तो हवा को हवा के मार्ग में भेज देती है और हमारे भोजन को भोजन के मार्ग में भेजती है, बिल्कुल। निजोफेरिंग्स और आर्थोफेरिंग्स, ठीक है। और लेरोफेरिंग्स, लेरेंगोफेरिंग्स, ये ग्रसनी के जो हमारे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। आमाशय में अब हमारा देखते हैं। आमाशय को हम स्टमक कहते हैं। इसका आकार जे जैसे होता है। अगर पूछ लिया गया हमारे स्टमक का आकार किस तरह होता है, तो हमारे स्टमक का आकार जे जैसा होता है। इसमें 1 से 3 लीटर आहार धारित करने की क्षमता होती है। इसे 3 भागों में विभक्त किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे ये देखो स्टमक हमारा ऐसा ही होता है, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, ठीक। स्टमक में हमारे ये ग्रसिका है और ये ग्रहिणी है। ये तो हमारे स्टमक के भाग नहीं है। ये यहाँ पे हमारा ऊपर ग्रसिका से जुड़ा होता है, नीचे हमारा ग्रहिणी से, ठीक है। हमारे स्टमक के भाग क्या हैं? जठरागम, दूसरा क्या है? फंडस, और तीसरा क्या है? जठर निर्गमनम, ठीक है। ये हमारे स्टमक के भाग हैं, हमारे आमाशय के भाग हैं। इसकी धारिता कितनी होती है? 1 से 3 लीटर होती है। और इसका शेप कैसा होता है? जे आकार का होता है, ठीक है। ये है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत, अगर आपको पूछ लिया जाए हमारे भोजन का सर्वाधिक पाचन किस अंग में होता है, तो हमारे भोजन का सर्वाधिक पाचन जो है छोटी आंत में होता है। पाचन के साथ साथ अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, ठीक है। अभी हमारी छोटी आंत, ये वाला कलर जो है ये हमारी छोटी आंत है, ठीक है। आपका जो ये पिंक कलर में और ब्लू कलर में दिख रहा, ये हमारी छोटी आंत है। इस छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूडरम, जेजुरम और इलियम। ये 3 भाग हैं हमारी छोटी आंत के, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। बड़ी आंत। बड़ी आंत को हम क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपके मुख्य रूप से जल व खनिज लवणों को अवशोषण कर अपचित भोजन को मल द्वार में उत्सर्जित करती हैं। अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण
हमारे किस अंग द्वारा किया जाता है? तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण हमारी बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये हमारे किस तरह का, ये देखो हमारे पेट पे बना हुआ इमेज, ये हमारी इस तरह की है, हमारे शरीर में इस तरह की। लेकिन ये अगर इसको बड़े रूप में दिखाया जाएगा तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ये इतनी बड़ी है। ठीक है, ये हमारा गुदा द्वार है और यहाँ से जुड़ी हुई है हमारे शरीर में। ठीक है, अगर इसके हम पार्ट की बात करेंगे तो इसमें कोलिक होता है, राइट कोलिक, लेफ्ट कोलिक होते हैं, और कोलन होते हैं कौन से? ट्रांसवर्स कोलन होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से स्पिमेट, ये देखो हमारे शरीर का जो अवशेषी अंग है कौन सा? अपेंडिक्स, ये भी हमारी बड़ी आंत में ही होता है। ठीक है, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर किसी तरह को आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उससे हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।